वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू द फार्मूला। कैसे हम लोग फार्मूला जो है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम लोग डिराइव करते हैं डायमेंशन एनालिसिस में। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो कुछ डायमेंशंस यहाँ लिखी हुई हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग को करंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट ही एक 7 बेसिक क्वांटिटीज में एक होती है और टाइम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम भी बेसिक क्वांटिटीज में ही आती है। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम, और करंट का होता है यूनिट एम्पियर, राइट। तो एम्पियर को हमने ए से शो किया और टी को हमने कैपिटल टी से शो किया और इनको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसी को तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कहते थे, डायमेंशन बनाना कहते थे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, चाहे वो डिराइव्ड हो या फिजिकल या सप्लीमेंट्री हो या फिर बेसिक हो। तो इसका आ गया ए टी या ए की पावर 1 टी की पावर 1 क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। चार्ज का यही आया है ना। अच्छा, लेकिन अगर तुम देखो कि इसको हमें मास लेंथ के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करना रहे तो कैसे लिख सकते हैं? एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1, ए की पावर 1, राइट। बिकॉज एम की पावर 0 कुछ नहीं होगी, 1 हो जाएगी। एल की पावर 0 भी 1 हो जाएगी। तो हम लोग अगर एम और एल के साथ भी लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, एम की पावर 0, एल की पावर 0, और बाकी जो ए और टी आ रहे हैं उनको वैसे ही रहने दो वहाँ पे, ए की पावर 1, टी की पावर 1, और सबको क्लोज कर दो स्क्वायर ब्रैकेट से। तो दिस विल बी द आंसर, क्यू का आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है, चार्ज का। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिमिलरली वर्क का अगर हम लोग डायमेंशन निकालने की कोशिश करें तो वर्क का हमें फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब फोर्स का हमने निकाल चुका है पिछले सेशन में, क्या निकाला था डायमेंशन? एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। कैसे निकाला दोबारा बता दे रहा हूँ मैं। फोर्स होता है मास इंटू एसेलरेशन। मास का होता है कैपिटल एम, एसेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एसेलरेशन का, ओके। तो मीटर की वजह से लेंथ आ जाएगा और अपॉन में टाइम स्क्वायर है तो ऊपर जाने के बाद टी माइनस टू हो जाएगा। इसीलिए फोर्स का जो आता है हमारा डायमेंशन आता है स्क्वायर ब्रैकेट्स एम एल टी माइनस टू, ठीक है। इनटू क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट, तभी हमें क्या मिलेगा? वर्क का डायमेंशन मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो या लेंथ हो, इन दोनों की जो यूनिट होगी वो तो कैपिटल एल ही होगी ना। तो यहाँ कैपिटल एल लिख दिया, तो एम एल टी माइनस टू इंटू एल कर दिया, तो क्या मिल गया? ये एल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एल स्क्वायर बन जाएगा। तो ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये किसकी यूनिट हो गई? आई मीन डायमेंशन हो गई, वर्क की हो गई, ठीक है। इसको याद रखना, क्योंकि इसी जैसी डायमेंशन एक और फिजिकल क्वांटिटी की भी आएगी जिसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। इसको हम लोग समझेंगे लास्ट में, लेकिन उससे पहले एक और यूनिट दी हुई है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन बड़ा ही आसान है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा दो, विच इज़ 1 बाई टाइम पीरियड। टाइम का जो होता है वो कैपिटल टी होता है रिप्रेजेंटेशन। तो क्या बन जाएगा? एफ विल बी इक्वल टू टी की पावर -1 क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। बड़ा ही सिंपल था फ्रीक्वेंसी का बताना। अब टॉर्क का निकालना थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि टॉर्क तुम लोगों ने शायद 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, लेकिन इस बार मैकेनिक्स में अच्छे से आएगा 11th में। और टॉर्क जो होता है वो क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है। क्या होता है? आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यूं भी लिख सकते हैं कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्योंकि फोर्स का हमें ऑलरेडी पता है डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस ही है एक तरह की, तो उसका डायमेंशन कैपिटल एल ही हो जाएगा। तो एम एल टी माइनस टू इंटू में जब एल करेंगे तो क्या आ जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आ जाएगा, जो कि अगेन किसके सिमिलर है? जो वर्क की डायमेंशन आई थी उसके सिमिलर है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो वर्क और टॉर्क का डायमेंशन सेम आता है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों की एसआई यूनिट सेम होती हैं। वर्क की यूनिट होती है जूल और टॉर्क की होती है न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स की न्यूटन हो गई और डिस्टेंस की मीटर होगी। तो टॉर्क की यूनिट होती है एसआई में न्यूटन मीटर, और वर्क की होती है जूल, जो कैपिटल जे से शो करते हैं। लेकिन डायमेंशन इत्तेफाक से दोनों की सेम आ जाती है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ तुम्हें कुछ फॉर्मूलेस। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स का ख्याल रखेंगे बिफोर मूविंग ऑन फर्दर, कि जब भी पावर्स के टर्म्स में कोई भी एक्सप्रेशन लिखा गया हो, जैसे कि a इज इक्वल टू बी एक्स की पावर c ऐसे लिखा गया हो, तो जो पावर्स होती हैं, जैसे यहाँ पे c पावर है x की, तो पावर क्या होती है? एक नंबर होती है।
और नंबर हमेशा कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि उस नंबर को हम लोग मास के, लेंथ के, टाइम के या किसी और फिजिकल, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसकी पावर के रेज करके, राइट। तो नंबर्स जो भी होंगे वो सारे के सारे डायमेंशन लेस होंगे, और यहाँ पे सी जो है वो क्या है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो अगर पावर्स के टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो ध्यान रखना जो पावर होती है वो डायमेंशन लेस होती है। सेकेंड पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल ट्रिनोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशन लेस, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, ये सारी क्या होती हैं, ये सभी डायमेंशन लेस होती है, इनमें भी कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि ये सब क्या है, रेशियोज हैं सारे के सारे। तुमने पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सिमिलरली सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होती हैं वो रेशियोज होती हैं लेंथ बाय लेंथ की, और लेंथ बाय लेंथ कट जाएगा एक दूसरे से, तो क्या बचेगा, डायमेंशन लेस, है ना। तो इसीलिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सारी की सारी जो होती हैं लेंथ बाय लेंथ होती हैं, इसलिए वो डायमेंशन लेस होती हैं। अच्छा, देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन, उनकी यूनिट तो होती हैं लेकिन डायमेंशन नहीं होता, जैसे कि दो हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया भी था स्टार्टिंग में इस सेशन के। तो प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है जिसके बारे में मैंने बताया था, रेडियन होता है ऐसा यूनिट, और जो सॉलिड एंगल होता है उसका ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन, ठीक है, जिसको हम लोग SR से शो करते हैं, रेडियन को RAD से शो करते हैं, ठीक है। अब ये डायमेंशन लेस क्यों होती हैं, यूनिट तो है इनके पास ऐसा यूनिट, लेकिन फिर भी डायमेंशन लेस है, क्यों, देखो इस चीज को समझो। प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता था, अगर मान लो ये एक आर्क है, ये थीटा एंगल है, ये वो आर्क लेंथ है, ये रेडियस है, तो प्लेन एंगल क्या होता, थीटा इज इक्वल टू S/R, यही होता था, राइट। और S क्या है, एक आर्क लेंथ है, जिसका अगर डायमेंशन लिखें तो कैपिटल L ही आएगा ना, और जो रेडियस है वो भी एक तरह की लेंथ है, तो इसका भी जो ऐसा यूनिट आएगा, जो डायमेंशन आएगा वो लेंथ ही आएगा, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो रहा है, इसीलिए थीटा क्या हो जा रहा है, डायमेंशन लेस हो जा रहा है, ठीक है। थीटा क्या हो जा रहा है, डायमेंशन लेस हो जा रहा है। सिमिलरली स्टेरेडियन के लिए देखो, स्टेरेडियन के लिए अगर तुम देखोगे सॉलिड एंगल के लिए, तो भी जो फॉर्मूला था वो था ऐसा कुछ, ओमेगा इज इक्वल टू DA अपॉन में R², ठीक है। तो जो DA आएगा, छोटा सा एरिया जो प्रोजेक्शन किया हमने 3D में सेंटर से एक स्फेयर का, तो उसमें जो DA पड़ रहा है उसका एरिया अगर लिखेंगे तो वो भी R² के प्रोपोर्शनल ही होता है, तो ऊपर में R² नीचे में R², कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं। यानी कि लेंथ या टाइम या मास के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो इन सबकी पावर 0 हो जाएगी, L0, T0, M0, और तब हम इसको शो कर पाएंगे सॉलिड एंगल को, स्टेरेडियन को। इसलिए स्टेरेडियन भी कैसा हो गया, एक तरह से डायमेंशन लेस हो गया, और प्लेन एंगल भी क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, क्योंकि लेंथ बाय लेंथ हो गया, कैंसिल आउट हो गया। लेकिन इनकी यूनिट्स होती हैं, प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हम लोग इस सेशन के एंडिंग में पहुंचते हैं। सो इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।